Okay, students, so let's move to our next topic, that is of light. So, first of all, let's see some definitions and then we will be moving on to the main stuff. So, बच्चों लाइट की दो तरह की डेफिनेशन आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभार वो पूछ लेते हैं रे ऑफ लाइट क्या है, तो हम उसको इस तरह डेफिनेशन कह सकते हैं. रे ऑफ लाइट रिफर्स टू द पाथ और डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाथ और डायरेक्शन इन विच द लाइट ट्रैवल्स. सही है, पाथ और डायरेक्शन इन विच द लाइट वेव ट्रैवल्स. तो ये हो गई आपकी रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन. अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट की भी कभी कभार पूछ लेता है. बीम ऑफ लाइट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ रेज. जब बहुत सारी रेज कंबाइन हो जाती हैं तो वो एक बीम ऑफ लाइट बनाती हैं. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बीम्स पढ़ते हैं. ठीक है, तीन टाइप्स ऑफ बीम्स होती हैं. एक होती हैं पैरेलल बीम्स, दूसरी होती हैं कन्वर्जेंट बीम्स, तीसरी होती हैं डाइवर्जेंट बीम्स. पैरेलल बीम्स में ये जो आप तीन लाइनें देख रहे हो, दीज आर सेपरेट रेज, दीज आर सेपरेट रेज, थ्री रेज. सही है. कन्वर्जेंट रेज में क्या होता है कि जो रेज होती हैं तीन या जितनी भी होती हैं वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही होती हैं. पैरेलल में क्या था कि हम सेपरेट सेपरेट ट्रैवल कर रही थी रेज, कभी भी मीट नहीं होंगी. डाइवर्जेंट में क्या हो रहा था, दे आर स्प्रेडिंग. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम्स. पैरेलल बीम्स जो कि एक पैरेलल चल रही होती हैं एक दूसरे से. कन्वर्जेंट में क्या था कि सब आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं. डाइवर्जेंट में क्या था कि एक पॉइंट से सारी वेव्स जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं. तो आई होप अभी तक क्लियर है रे ऑफ लाइट क्या होती है कि द पाथ और डायरेक्शन विच द लाइट टेक्स. बीम ऑफ लाइट क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ रेज. ठीक है, अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे. ठीक है, सो लेट्स जूम आउट अ बिट, लेट्स सी अ डायग्राम विद इट एज वेल. ठीक है, डायग्राम भी है हमारे पास. अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो रूल्स याद रखने हैं. ठीक है, दो रूल्स पहले याद रख लो, फिर हम मूव करते हैं डायग्राम पे. फर्स्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ठीक है, ये एंगल का साइन है, ये वाला, दिस वन, दिस इज़ नॉट एल, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और सेकेंड चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या दो चीज़ें याद रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंडली द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन. चलो अब एक डायग्राम देखते हैं. ठीक है, अब ये डायग्राम देखो. सही है, अब यहाँ पे आपको ये आपकी इंसिडेंट रे है, ब्लैक से जो मार्क है, दिस इज ब्लैक वंस. अच्छा, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, एक मिनट. ब्लैक वंस आर योर इंसिडेंट रे, ब्लैक इज इक्वल टू इंसिडेंट रे. ठीक है, जो आपकी पिंक है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. पिंक इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे. लेट मी मार्क राइट इट करेक्टली. ठीक है, ब्लैक आपकी कौन सी हो गई? इंसिडेंट. पिंक आपकी कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल किस तरह, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मार्क करना सिखाया था किस तरह करते हैं. अगर एक स्ट्रेट सरफेस होता है जो कि प्लेन है, प्लेन मिरर है, तो आप उसका नॉर्मल फुल इसकी परपेंडिकुलर लाइन बना देते हो. तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? ये वाली लाइन, दिस वुड बी अ नॉर्मल. ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, दिस वुड बी ऑल्सो आर नॉर्मल. ठीक है, तो हमने अब क्या देख लिया यार? हमने ये देख लिया कि इंसिडेंट रे, प्लेन रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किस तरह बनेंगे. ठीक है, इंसिडेंट रे आपकी ये ब्लैक वाली हैं. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे आपकी पिंक वाली हैं. ठीक है, एक और चीज़ हमने जो पढ़ी थी इसमें वो ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो ये देखो, अगर ये जो ऑरेंज वाला है ये आपका प्लेन मिरर है. ठीक है, दिस इज़ योर मिरर. ये मिरर को हिट कर रही है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रही है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपका क्या है? सेम प्लेन में. यस, सेम प्लेन में. ठीक है, तो हमारा सेकंड रूल जो है वो सेटिस्फाई हो गया. ठीक है, फर्स्ट रूल देखते हैं क्या है. फर्स्ट रूल ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो अगर मैं इस वाली रे को कंसिडर करूँ आई एंड आर, तो I वुड बी इक्वल टू R. इसी तरह यहाँ पे दिस I एंड दिस R वुड बी सेम, I इज़ इक्वल टू R. ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा रिफ्लेक्शन में आपको दो बातें याद रखनी. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ होता है, ये वाला एंगल
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज़ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो साथ होता है आर इक्वल। सेकंड आपने क्या बात याद रखनी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे ब्लैक वंस, रिफ्लेक्टेड रे इज पिंक वन और नॉर्मल इज़ द ब्लैक डॉटेड लाइन। ये सारे सेम प्लेन में है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में ये डायग्राम कभी कभार बनाने आ जाती है, तो लेट सी इसको बनाते किस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक अ सेपरेट शीट एंड कम हेयर, ठीक है। सो कभी कभार एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर एक प्लेन मिरर दे देगा, ठीक है, इस तरह का। ही विल गिव यू अ प्लेन मिरर लाइक दिस एंड ही विल गिव यू एंड ऑब्जेक्ट समवेयर अराउंड हेयर, और वो आपको कहेगा कि इसकी रिफ्लेक्शंस बनाओ, ठीक है। दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, इसकी रिफ्लेक्शन बनाओ। तो आप किस तरह करोगे, हाउ विल यू स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जेक्ट का मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, और इतने ही डिस्टेंस पे अपनी इमेज लोकेट कर दोगे, ठीक है। इतने ही सेम डिस्टेंस पे अपनी यहाँ पे इमेज लोकेट कर दोगे। एग्जामिनर का सवाल क्या था, एग्जामिनर ने प्लेन मिरर दिया था, एक ऑब्जेक्ट दिया था, कहा था इसकी इमेज बनाओ, इंसिडेंट रेज बनाओ। बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रॉ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में आपको सवाल आया, आपके पास सिर्फ प्लेन मिरर था और ऑब्जेक्ट था, तो आपने क्या किया, आपने प्लेन मिरर लिया और ऑब्जेक्ट आपको गिवन था, ठीक है। प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट आपको गिवन था, आपने ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया x, लेट्स लेबल इट एज x, और x ही डिस्टेंस पे आपने इमेज मार्क कर दी, ठीक है, क्योंकि दिस इज रिफ्लेक्शन, तो आपने यहाँ से यहाँ पे x मार्क कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो इमेज है उससे दो लाइंस ड्रॉ की, दो इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। ये आप किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये जो लाइंस हैं वो आप किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। पार्डन माई ड्राइंग, लेट मी ड्रॉ देम क्लीनली, इस तरह आपने। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मिरर के ऊपर वाली साइड पे डॉटेड होनी चाहिए और नीचे वाली साइड पे डॉटेड ना हो। आई विल एक्सप्लेन इट इन अ बिट क्यों, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट एन अदर लाइन, दो लाइंस बनानी थी हमने, ठीक है। एक डॉटेड, दो लाइंस बनानी थी, और लेट्स क्रिएट इट कम्प्लीटली, देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखो इस तरह लाइंस क्रिएट हो गई, ठीक है। एक ये हमारी नंबर 1 लाइन हो गई, ये लाइन 2 हो गई। हमने क्या किया अभी तक, हमें प्लेन मिरर गिवन था, ऑब्जेक्ट गिवन था, हमने निकालनी थी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट से जितना मिरर का डिस्टेंस था उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज मार्क कर दी, ठीक है। दिस इज़ आई फॉर इमेज। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने दो लाइंस ड्रॉ की इमेजिनरी फ्रॉम द इमेज, ठीक है, और प्लेन के ऊपर उन्हें डॉटेड रखा, प्लेन के मिरर के ऊपर उन्हें डॉटेड रखा, इस रीजन में डॉटेड, और उससे नीचे रीजन में हमने इसे स्मूथ लाइन बना दिया, ठीक है। अब ये जो स्मूथ लाइंस है ना, जो ये हैं, दैट आर नॉट डॉटेड, दीज आर योर रिफ्लेक्टेड रेज, दीज आर योर रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अब आप इंसिडेंट कैसे बनाओगे, इंसिडेंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल मार्क करो, नॉर्मल एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जो एंगल आया ना आपका R, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इतने ही एंगल को आप यहाँ पे प्लेस करो, यहाँ पे प्लेस करो और इंसिडेंट रेज बना दो, ठीक है। I, these are your incident rays। समझ आया मैंने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्लेन मिरर गिवन था और ऑब्जेक्ट गिवन था, मैंने ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का जो डिस्टेंस था उतने ही डिस्टेंस पे मेरी इमेज मार्क कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने दो इमेजिनरी लाइंस बनाई जिसको मैंने रिफ्लेक्टेड रेज कहा, और नॉर्मल के साथ उनका एंगल देख लिया जो कि R था, ठीक है। और इस R को लेकर नॉर्मल से थोड़ा सा एंगल लेकर इतना ही R मैंने इंसिडेंट रेज बना दी, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल यू क्रिएट इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रेज व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन इन द चार्ट। ये देखो, ये एक और नीट डायग्राम है जो कि मैंने फ्री टाइम में बनाई थी, और मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट द इमेज, इमेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर
इमेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इस चीज़ की बात हो रही है, डिस्टेंस ए की, ये डिस्टेंस ए की बात हो रही है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, लोकेट कर लिया ये पॉइंट आए हमने। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट की दो रिफ्लेक्टेड रेज की लाइन फ्रॉम द इमेज टू द मिरर एंड एक्सटेंड देम। ठीक है, दे कैन बी एट एनी एंगल। सही है, ये यही हमने यहाँ पे भी किया था। हेयर देखो, यहाँ पे 1 और 2 जैसे हमने बनाई थी वैसे ही यहाँ पे हमने 1 और 2 बना दी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनका कोई भी एंगल हो सकता है, और आपने इनिशियली डॉटेड बनानी है और मिरर के बाद आपने जो है सॉलिड लाइंस बनानी है। ठीक है, थर्ड पे क्या आ जाओ, नाउ कंस्ट्रक्ट द टू इंसिडेंट रेज बाय जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट टू दीज रिफ्लेक्टेड रेज। सही है, आप ऑब्जेक्ट को इन रिफ्लेक्टेड रेज पे ज्वाइन करो और मेक श्योर करो कि ये जो आर एंगल है दैट इज इक्वल टू आई, दिस आर एंगल इज इक्वल टू आई। सिंपल रिफ्लेक्शन की आपकी डायग्राम बन गई। दिस इज डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो रूल सेटिस्फाई होने चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंडली, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन की डायग्राम ड्रॉ करना देख ली 3 स्टेप्स में कि पहले इमेज को लोकेट करो, रिफ्लेक्टेड रेज बनाओ, उन रिफ्लेक्टेड रेज से आप इंसिडेंट रेज बना लो। ठीक है, अब देखते हैं जो इमेज बनी है, जो ये इमेज है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सही है, इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फ्रॉम रिफ्लेक्शन, ये रही। लेट्स सी, इमेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो अभी हमने देखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, मतलब रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है, मतलब साइज चेंज नहीं होता। इमेज इज अपराइट, ठीक है, इमेज इज अपराइट। इमेज इज अपराइट का मतलब ये होता है कि इमेज जो है आपकी जो है वो इन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है तो वो ही यहाँ पे भी थी। ठीक है, इमेज इज अपराइट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इन एन इमेजिनरी प्लेन, इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, हमारी इमेज जो है वो रियल प्लेन में तो नहीं बनी, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं बनी कहीं, इट इज़ इन अ वर्चुअल प्लेन, बैक साइड पे, यहाँ पे आई पे है। ठीक है, सो इट इज़ इन अ वर्चुअल प्लेन। और फिफ्थ क्या है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ओके, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज परपेंडिकुलर डिफरेंस। सेकेंडली क्या है, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। थर्डली क्या है, इमेज इज अपराइट। फोर्थली क्या है, इमेज इज वर्चुअल। फिफ्थ क्या है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब कुछ डिफरेंट तरीके की एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्शन एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखो हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ थी। ठीक है, तो जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ए, उतने ही डिस्टेंस से हमने आई बना दी। उसके बाद हमने 2 रिफ्लेक्टेड रेज अगेन बनाई यहाँ पे, और यहाँ का नॉर्मल किस तरह होगा, इस तरह होगा। ठीक है, दिस वुड बी आर एंड दिस वुड बी आई। ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल बना दो, यहाँ पे भी नॉर्मल बना दो, दिस वुड बी आर, दिस वुड बी आई। ओके, सो लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट ये ए डिस्टेंस पे था, सो वी क्रिएटेड एन इमेज एट अ सिमिलर डिस्टेंस ए। सही है, यहाँ पे भी हमने यही किया था, ऊपर भी यही किया है एग्जाम्पल 1 में। उसके बाद क्या किया, 2 रिफ्लेक्टेड रेज बना दी, और यहाँ के नॉर्मल किस तरह बनेंगे, मैंने स्लांटेड में आपको सिखाया था। स्लांटेड में लाइन थोड़ी सी स्लांट होके इस तरह बन जाती है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल इस तरह बन जाएंगे। लेट मी क्लियर दिस वन, एक मिनट, सही तरह बनाते हैं इसको। सो द नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ अब। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जामिनर आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है। जब भी एग्जामिनर आपको बोलते हैं ना कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन इन फिगर बिलो, तो आपको 2 रेज बनानी होती हैं। जब भी रे डायग्राम का बोलेगा तो आपको 2 रेज बनानी होंगी। ठीक है, हाउएवर अगर वो सिंगल रे डायग्राम बोलता है तो आपको 1 रे बनानी होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस देख लो, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। देखो, अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि रे डायग्राम बनाओ फॉर रिफ्लेक्शन, तो देखो सेम ही डायग्राम है, बस 2 रेज बना रहे हो रिफ्लेक्टेड की। लेकिन अगर सिंगल रे डायग्राम बोल रहे हैं तो आपको सिंगल रे में इस तरह बताना है, जैसे कि ये है गिवन है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ लो। सिंगल रे की डायग्राम में कभी भी रे डायग्राम बना के नहीं आना, और रे डायग्राम की
उसमें कभी भी सिंगल रे बना के नहीं आना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, फॉर अ सिंगल रे डायग्राम मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द इमेज मीट्स द आई। एक ये भी की पॉइंट है, ठीक है। सिंगल रे डायग्राम में हमेशा आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आई के अक्रॉस मीट करनी चाहिए, ओके। सो दीज आर टू डिफरेंसेस दैट कैन कम इन एग्जाम के। कभी कभार एग्जामिनर रे डायग्राम बनाने का बोलता है तो आप 2 रे बना दो रिफ्लेक्टेड, कभी कभार सिंगल रे बोलता है तो आप 1 रे से काम चलाओ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आओ, ठीक है। द डायग्राम बिलो शोज 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी 2 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट बी स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम ए दैट इज टू द राइट। अच्छा, स्टूडेंट बी इस तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। यूज अ रे डायग्राम टू लोकेट हाउ फार कैन ए सी द इमेज ऑफ बी। देखो अब ए जो है इंसिडेंट रे जो है उसकी यूं जा रही होगी, ठीक है, विल मेक एन एंगल ऑफ आई विद इट, और एक रिफ्लेक्टेड रे आ रही होगी, ठीक है, ए की तरफ से। तो ए जो है वो बी को तब तक देख सकता है जब तक बी इस रिफ्लेक्टेड रे से बाहर ना जाए। वंस बी रीचेस समवेयर अराउंड हेयर, रिफ्लेक्टेड रे के बाहर कहीं यहाँ पे आ जाता है, लेट मी ड्रॉ इट इन अनदर कलर। अगर बी यहाँ पे आ जाता है तो ए वुडेंट बी एबल टू सी हिम। तो जब तक इस रिफ्लेक्टेड रे के अंदर खड़ा है बी, ए वुड बी एबल टू सी हिम, ठीक है। यहाँ तक जब तक है बी, ए इज एबल टू सी हिम। जैसे ही इस लाइन से बाहर निकलेगा ए वुडेंट बी एबल टू सी हिम, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे से बाहर निकल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 पे आ जाओ। द डायग्राम शोज अ शेफ वेयरिंग अ कैप, ठीक है, शेफ ने ये कैप वेयर की हुई है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ ए शू ए इन द मिरर। अच्छा, इसमें ना 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो ए को मैंने ऑरेंज से मार्क किया हुआ है और बी को मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कह रहा है कि रे डायग्राम बनाओ। अच्छा, सिंगल रे डायग्राम, तो इसका मतलब क्या है कि एक रे आएगी, 1 रे आएगी। देख रहे हो एग्जामिनर किस तरह आपको ट्रिक करता है। तो 1 रे आएगी, किसकी बनानी है, शू की। तो शू से एक लाइन जाएगी, इंसिडेंट होगी, ठीक है। एक नॉर्मल बनाओ, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्ट होके इसकी आई में चली जाएगी। तो दिस इज अ सिंगल रे डायग्राम फॉर हिज फुट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सिंगल रे डायग्राम बनाओ फॉर हिज कैप। तो कैप के लिए भी सिमिलर होगा, एक इंसिडेंट रे जाएगी इस तरह, ठीक है, टूवर्ड्स द मिरर, और रिफ्लेक्ट होके वापस इसकी आई में आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है। दिस इज हाउ वी विल क्रिएट अ 2 रे डायग्राम्स, 2 सिंगल रे डायग्राम। इसमें भी सिंगल रे की बात हो रही है, देखो 1 रे सिंगल रे डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी चीज़ की, अब सपोज करो ये कहता है कि स्टमक की बनानी है, ठीक है, इसके स्टमक की बनानी है, तो क्या होगा, एक इंसिडेंट रे यूँ जाएगी, सही है, ठीक है, एक इंसिडेंट रे यूँ जाएगी और कहाँ पे आएगी वापस, इसके आई में आएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकल के आई में आती है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब लेट मी मार्क दिस स्टमक वाली इन ब्लैक ताकि ये क्लियर हो जाए आप लोगों को। लेट सपोज पार्ट सी में वो कहता है कि यार स्टमक की मुझे रे डायग्राम बना के दिखाओ सिंगल। तो ये क्या होगा, यूँ जाएगी, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट, सॉरी, दिस वुड बी अ इंसिडेंट रे एंड दिस वुड बी अ रिफ्लेक्टेड रे इन हिज आई, ठीक है। क्लियर है, आई होप इट इज़ क्लियर। ये एरो यहाँ पे नहीं आएगा, बेसिकली इसे हटा देना, सही है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड अब, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो सो यू मस्ट नो द वर्डिंग्स ऑफ इट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एक मिरर प्लेस करोगे, ठीक है, एक मिरर इस तरह प्लेस करोगे, ठीक है। उसकी आउटलाइन फिर ड्रॉ कर लोगे, सही है। प्लेस अ मिरर एंड कंस्ट्रक्टेड आउटलाइन, ठीक है। स्टेप 1 ये। स्टेप 2 क्या है, कंस्ट्रक्ट एन इंसिडेंट रे एट एनी एंगल, ठीक है। फिर आप एक इंसिडेंट रे कंस्ट्रक्ट कर लोगे इस तरह से, कोई भी एट एनी एंगल, सही है। फिर मिरर वापस रखोगे। अच्छा, यहाँ पे पिन्स भी लगा दोगे, P1 और P2। देखो वर्डिंग्स में क्या लिखा हुआ है, आई हैव रिटन द वर्डिंग्स वेरी केयरफुली, तो वो पढ़ लगा करो। कंस्ट्रक्ट एन इंसिडेंट रे एट एनी एंगल एंड प्लेस 2 पिन्स P1 एंड P2 अलॉन्ग दैट इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे भी कंसिडर कर दी और इसका एंगल भी मार्क कर दिया और पिन भी रख दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब मिरर को वापस प्लेस करो, मिरर को वापस प्लेस करो, ठीक है। ये जो मिरर आपने हटाया था इनिशियली उसको वापस प्लेस करो, ठीक है। Now move on the other side and try to locate position of P1 and P2 appears to be in line with each other and place 2 more। अच्छा देखो, अब जब आपने मिरर यहाँ पे प्लेस कर दिया इस मिरर को, अब
P1 और P2 को लोकेट करो ऑन द अदर साइड, कहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट था आपका, ये इमेज आपकी आ गई, P1 और P2 को कहीं यहाँ पे लोकेट करो, तो हमने कर दिया। P2 यहाँ पे आ गया और P1 यहाँ पे आ गया, और एक इमेजिनरी सी लाइन हमने यहाँ पे स्केच कर दी, ठीक है। लेट मी मेक इट क्लियर ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। सो लेट्स मेक दिस लाइन विथ, लेट्स मेक द इमेजिनरी लाइन्स विथ पिंक, ठीक है। इसको हमने इमेज कर दिया और हमने एक इमेजिनरी लाइन बना दी यहाँ पे। दिस इज़ P1, दिस इज़ P2, ठीक है। हमने दूसरी साइड पे P1 P2 लोकेट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब देखते हैं क्या किया हमने यार। अब देख, लोकेट कर लिया और देखो ये क्या लिखा हुआ है स्टेप 3 में, नाउ मूव ऑन टू द अदर साइड एंड ट्राई टू लोकेट पोजिशन वेयर द इमेज ऑफ P1 एंड P2 अपीयर्स टू बी इन लाइन। ये कर लिया हमने। प्लेस 2 मोर पिन्स P3 एंड P4 अलॉन्ग दैट पाथ, ठीक है। अब ये जो पाथ है P1 P2 का, ये देखो अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ, लेट मी एक्सटेंड दिस वन, अगर होता है ये स्ट्रेट लाइन में, इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे P3 और P4 की पिन्स प्लेस कर दी, ठीक है। और ये हमारा आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, शो दैट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, हमने कर दिया, एंड प्लेस P2 एंड P4, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, एंगल I और एंगल R मेजर किया, और अगर एंगल I और एंगल R आर सेम, देन यू कैन से दैट द एक्सपेरिमेंट इज़ वैलिड एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनाई हुई थी, दैट इज़ अनटाइडी। आई वुड प्रेफर जो पहले से नोट्स में बनी हुई है, यू गो थ्रू दैट, ये वाली जो अभी बनी हुई है, इस पर मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। लेट मी पुट अ स्मॉल टिक हियर। यस, ये वाली डायग्राम्स आर मोर क्लीनर, सो यू मस्ट गो थ्रू दैम, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू सम प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी टेकन व्हाइल कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट वर्टिकली पिन्स को देखा जाए, हॉरिजॉन्टली नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वर्टिकली आप देखोगे तो फर्स्ट आपका ये होगा कि हॉरिजॉन्टली अगर पड़ी हुई होंगी ना पिन्स, तो दे विल रोल ओवर। तो फर्स्ट रीज़न ये है वर्टिकली देखने का, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या है वर्टिकली देखने का सेकंड रीज़न क्या है, आप बेटर अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर पिन्स आर वर्टिकल, वी कैन ईजिली चेक दैट दे आर परफेक्टली अलाइन, ठीक है। पैरेलैक्स एरर होने के कम चांसेस हैं। सेकंड प्रिकॉशन क्या है, सेकेंड प्रिकॉशन ये है कि वी शुड लुक एट द बेस ऑफ द पिन रादर देन एट द टॉप ऑफ द पिन, ठीक है। क्यों? फॉर चेकिंग अलाइनमेंट। क्यों? इसका रीज़न भी गिवन है, क्योंकि द बेस ऑफ द पिन इज इन कॉन्टैक्ट विद द पेपर, इट इज़ फिक्स्ड, ठीक है, इट इज़ फिक्स्ड। टॉप फिक्स नहीं है, बेस फिक्स है। अगर पिन कुछ इस तरह से पेपर में लगी हुई है, लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा हम ठीक तरीके से बना लें, अगर पिन कुछ इस तरह पेपर में लगी हुई है तो इसका बॉटम चीज़ जो है वो फिक्स्ड है, टॉप फिक्स नहीं है। तो दिस मीन्स कि आपको बॉटम से रीडिंग लेनी चाहिए, टॉप से उसकी अलाइनमेंट चेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। रिफ्रैक्शन रिफर्स टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट वुड कैरी अ मार्क। अगर रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आती है एग्जाम में, you would write this keyword bending of light as it travels from one medium into another। ये सेकंड मार्क देख रहे थे। रिफ्लेक्शन जो है वो फर्स्टली एक ही मीडियम में कंडक्ट हुई है। देखो ये जो फर्स्ट मीडियम था इसी में कंडक्ट हो गई ये रिफ्लेक्शन, ऊपर गई नहीं है सेकंड मीडियम में, इसलिए हमने वहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाई थी ये वाली, ठीक है। दिस इज़ द लाइंस फॉर द सेकंड मीडियम, इसलिए हमने वहाँ पे डॉटेड बनाई थी। रिफ्लेक्शन जो है वो सेकंड मीडियम में गई नहीं है, बट रिफ्रैक्शन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। ऑल्सो रिफ्रैक्शन इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आती है एग्जाम में, ठीक है। वाई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस चाहिए, क्योंकि ये वन मीडियम से अनदर जाती है, ठीक है। जब लाइट, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि रिफ्रैक्शन इसलिए अकर होती है क्योंकि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, और उस वजह से रे आइदर, जो लाइट की रे है वो आइदर बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, लेट मी सी दिस, एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन दोनों में से कोई एक केस होता है, वन केस है या टू केस।
तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन किस वजह से होती है, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इस वजह से आइदर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। अच्छा तो देखो इधर देखो, लेट सपोज दिस इज अर मीडियम, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम। अब रिफ्रैक्शन इसलिए अकर करती है, देखो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। रिफ्रैक्शन इसलिए अकर करती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज्ड हेयर और स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज्ड हेयर। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कुछ और है फर्स्ट मीडियम में और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कुछ और है, इसलिए बेंडिंग ऑफ लाइट अकर करती है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट दो तरीक़ों में हो सकती है। फर्स्ट बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ कि आपकी फर्स्ट मीडियम की जो रे है वो बेंड करना शुरू हो जाए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, दिस इज़ वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपकी जो फर्स्ट मीडियम की जो लाइट है वो बेंड करना शुरू हो जाए टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। दो ही सिनेरियो होते हैं। अब आ जाओ वापस इस पे डेफिनेशंस पे और ये सारी चीज़ों पे कि रिफ्रैक्शन क्यों अकर करती है, क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इस वजह से स्पीड चेंज हो जाती है और इस वजह से आइदर लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो हमने ब्लैक में मार्क किया हुआ है, ठीक है, और टूवर्ड्स द नॉर्मल दैट इज़ मार्क्ड इन द ब्लू। वी विल स्टडी ऑल दीज केसेस इन डिटेल। तो लेट्स स्टडी दिस। हमारा फर्स्ट केस क्या है कि लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम सच एज ग्लास, ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया, इनटू अ लेस डेंस मीडियम। इस केस में क्या होगा कि स्पीड आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, ये देखो ये डायग्राम भी बनी हुई है। ग्लास जो है डेंसर है, एयर लेस डेंस है, और लाइट ट्रैवल कर रही है ग्लास से एयर में, विच मीन्स डेंस से लेस डेंस में। तो इस सिनेरियो में ये होगा कि लाइट जो है बेंड अवे करना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल। देख रहे हो कितना गैप बढ़ गया है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान। दिस वुड बी रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज शोन, ठीक है। आई इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, आर इज योर एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे होगा। यहाँ पे देखो ये रिफ्रैक्टेड होगा, दिस वुडंट बी रिफ्लेक्टेड, दिस वुड बी रिफ्रैक्टेड। काइंडली करेक्ट इट इन योर नोट्स एज वेल। रिफ्रैक्टेड रे सही है, ग्लास और लेस डेंस, हैंस गोइंग फ्रॉम डेंस टू लेस डेंस एयर, रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सिंपल। अब अगर रे ऑफ लाइट जो है लेस डेंस मटेरियल से, अभी तक हम कहाँ से कहाँ गए थे, डेंस से लेस डेंस, ग्लास से एयर। अब अगर एयर से ग्लास में जा रही हो, मतलब लेस डेंस मटेरियल से डेंस मटेरियल में जा रही हो, तो क्या होगा, तो आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी और इसलिए आपकी रे ऑफ लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। देख रहे हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दिस वुड बी टू सिनेरियो जो हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप ये जो आर है उसको एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे करोगे, रिफ्लेक्टेड नहीं है, इसको नोट्स में आप सही कर लो, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़े से की पॉइंट्स यहाँ पे ये लिखे हुए हैं कि लेस डेंस से अगर डेंस में जाएगी, मतलब अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या होगी, लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और अगर इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, डेंस से लेस डेंस में जाएगी तो क्या होगा, ऊपर पढ़ा था हमने, सपोज करो ग्लास से एयर में जा रही है तो क्या होगा, कोई बता सकता है, ग्लास से एयर में जा रही है तो क्या होगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग, मतलब कितनी बेंडिंग होगी लाइट की, डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी वो प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करती है कि आपकी लाइट कितनी बेंड होगी इन दैट मटेरियल, ठीक है। Let's revise the definition again. The amount of bending which takes place depend on the property of the material which is known as refractive index. सही है, सिंपल है। The higher the refractive index, the more the bending. सिंपल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दो फार्मूला होते हैं, फॉर फर्स्ट मीडियम एंड फॉर द सेकेंड मीडियम। दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकेंड मीडियम, ठीक है। लेट सपोज दिस इज द नॉर्मल, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है।
ये आपका आर हो गया एंड दिस इज़ योर आई, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम की अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है तो आप क्या करोगे, साइन आर दिस वन डिवाइडेड बाय साइन आई दिस आई, ठीक है। सो दिस रिफर्स टू द मीडियम फ्रॉम विच द रे बिगिनस। फर्स्ट मीडियम आपका वो मीडियम है जहाँ से रे इनिशियली बिगिन होती है। सेकेंड मीडियम कौन सा है, ये जहाँ पे रे आपकी ख़त्म होती है। तो इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो किस तरह निकालोगे, साइन आई दैट इज़ दिस वन डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। सेकेंड मीडियम रिफर्स टू द मीडियम इन विच द रे फाइनली एंड्स, सिंपल, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आ गई फर्स्ट और सेकेंड मीडियम की आपके पास। लेट्स डू एन एग्जाम्पल। ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, एंड दिस इज़ योर सेकेंड मीडियम। ग्लास इज़ योर सेकेंड मीडियम एंड एयर इज़ योर फर्स्ट मीडियम, ठीक है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास, सेकेंड मीडियम के लिए कैलकुलेट करना है। सेकेंड मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, ये वाला लगता है, ठीक है। n इज़ इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। साइन आई क्या है, 40, साइन 40 डिवाइडेड बाय साइन 25, दिस वुड बी योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो लेट्स सी द आंसर। यस, यही है, ठीक है। रे स्टार्ट फ्रॉम एयर फर्स्ट मीडियम एंड रे एंड्स इन द सेकेंड मीडियम। ग्लास, तो ग्लास की हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगी हुई है, सेकेंड मीडियम ग्लास है, तो फॉर्मूला भी सेकेंड मीडियम का लगेगा, n इज़ इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ठीक है। सो हमने फॉर्मूला लगाया और आंसर 1.5 आया। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अब इसमें डायमंड कौन सा है, फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है। रे स्टार्ट कौन से कर रही है, डायमंड से, तो डायमंड वुड बी योर फर्स्ट मीडियम। सो फर्स्ट मीडियम का क्या फॉर्मूला था, साइन, लेट्स गो अबव, साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, ठीक है। साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। साइन आर क्या है आपके पास, साइन आर इज 79, साइन 79, साइन आर क्या है 32। वी विल पुट द वैल्यूज एंड सी द आंसर। Ray starts from diamond first medium, ray ends into water second medium. We are asked to obtain the refractive index of diamond, that is the first medium. तो फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, सिंपल यही लगा है, ठीक है। एंड हमने आंसर निकाल लिया। अब ये देखो, ये नोट लिखा हुआ है, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंजेस इंक्रीजेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। सही है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर आप n इज़ इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई करोगे, ठीक है, एंड यू डू समथिंग लाइक दिस, तो अगर आपका साइन आई इंक्रीज करेगा तो साइन आर भी इंक्रीज करेगा, सिंपल ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है एज एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। हेंस अगर एक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही होती है और दूसरी भी इंक्रीज कर रही होती है तो क्या होता है, इसका मतलब कि आई एंड आर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अगर हम साइन आई और साइन आर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो व्हाट वुड वी गेट, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो यही हुआ है, साइन आई और साइन आर का ग्राफ प्लॉट किया है तो वी गेट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्यों, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। साइन आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और लेट मी इरेज दिस बिकॉज इसमें हमने दूसरा वाला फॉर्मूला लिया था, बट इट वुड गिव द सेम आंसर एज वेल, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसमें अगर मैं साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, दिस मीन्स कि अगर मैं आई इंक्रीज करता जाऊंगा तो साइन आई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साइन आर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस मीन्स आई एंड आर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हैंस उनकी जो ग्राफ है साइन आई वर्सेस साइन आर वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसका ग्रेडियंट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एन, क्योंकि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ओके। वाई इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने पढ़ा था कि हमें बताती है कि लाइट कितनी बेंड करेगी। इट इज़ टोल्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द ग्रेटर द बेंडिंग, सिंपल। अभी ऊपर भी पढ़ा था इसको हमने, याद है कहाँ पढ़ा था, अभी हमने ऊपर इसको पढ़ा था यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस हाउ मच द मटेरियल विल बेंड, सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू अनदर एग्जांपल दैट इज व्हेन रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस ऑल्दो द रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर।
कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें रिफ्रैक्शन अकर नहीं करेगी जबकि लाइट जो है ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो वो भी देख लेते हैं। इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट्स वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट वुड बी इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी जो लाइट रे है वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। देयर इज़ नो एंगल। अच्छा, इसकी जो हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इफ़ एन incident ray travels along the path of the normal, or you can say if the incident ray makes 90 degree with the surface partition। देखो, या तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही हो या 90 डिग्री बना रही हो विद द सरफेस, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? 0। हैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। हैंस आपकी जो लाइन है या लाइट ऑफ रे है वुड बी ट्रैवलिंग इनटू अ स्ट्रेट लाइन विदाउट बेंडिंग, इवन दो ये मीडियम्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मीडियम्स चेंज हो रहे हैं लेकिन लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ वी विल सी एज टू हाउ टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह निकालना है वो आप देखते हैं। कुछ 4 to 5 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे एंड देन वी विल टेक आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम ग्लास का ब्लॉक जो है वो प्लेस करेंगे, ठीक है, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और इसकी आउटलाइन बना लेंगे और इसको ABCD लेबल कर देंगे, ठीक है। ये ब्लॉक को फिर हम रिमूव करेंगे, ग्लास के ब्लॉक को, और इसके मिड पॉइंट को हम M मार्क कर देंगे, ठीक है। ऑल्सो इस पॉइंट M पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देन अ थर्ड स्टेप वुड बी टू कंस्ट्रक्ट एन इंसिडेंट रे एट M फॉर एनी रैंडम एंगल। अच्छा, यहाँ पे ना M पे अब कोई भी इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दो और वहाँ पे पिन 1 और पिन 2 लगा दो। दिस इज एन इंसिडेंट रे विच कुड बी कंस्ट्रक्टेड एट एनी एंगल। नॉर्मल बना दो, इंसिडेंट रे बना दो और 2 पिन्स कंस्ट्रक्ट कर दो, P1 एंड P2, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप देख लेते हैं क्या है। रीपोजिशन द ग्लास ब्लॉक एंड नाउ प्लेस 2 पिन्स P1 एंड P2 अलॉन्ग द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। P1 P2 हमने रिप्लेस कर दिए, ठीक है। नाउ व्यू फ्रॉम द अदर साइड। अच्छा, जब P1 P2 प्लेस कर दिए हैं और ग्लास ब्लॉक भी प्लेस्ड है, तब आप दूसरी साइड से, मतलब यहाँ से वेयर द आई इज पोजिशन फ्रॉम हेयर, आप ब्लॉक को देखो और देखो कहाँ पे आपको P1 P2 अलाइन होती हुई दिख रही हैं। देखो यही लिखा हुआ है फ्रॉम सी साइड एंड ट्राई टू लोकेट अ पोजिशन वेयर द इमेज ऑफ P1 एंड P2 अपीयर्स टू बी इन लाइन, ठीक है। यहाँ से मतलब फ्रॉम हेयर जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देखो मिरर के थ्रू और लोकेट करो कोई ऐसी पोजीशन जहाँ पे P1 P2 अलाइन है। वहाँ पे आप 2 और पिन्स रख दो, P3 एंड P4, ठीक है। वहाँ पे आप P3 एंड P4 रख दो, ठीक है। देखो 2 मोर प्लेयर, और फिर इसके बाद जो P3 और P4 है उसके अलॉन्ग एक लाइन बना दो लाइक दिस। ये जो मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइक दिस। नाउ दिस वुड बी योर इमर्जेंट रे, ठीक है। अच्छा, जब आपने P3 और P4 बना ली, उसके बाद आपने ग्लास ब्लॉक हटा दिया, रिमूव दिस ग्लास ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रीन कलर की लाइन बनाई, दैट इज द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट लेट सपोज 1 एंड पॉइंट 2। अच्छा, अब जब आपने 1 और 2 मार्क करके एक लाइन बना दी इनके बीच में, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। वाई? क्योंकि जब ग्लास में एक इंसिडेंट रे एंटर हो रही है फ्रॉम एयर, ठीक है, लेस डेंस मटेरियल से आप डेंस मटेरियल में जा रहे हो फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट इज़ पॉसिबल कि आपकी जो रे है वो बेंड करेगी, ठीक है। और किस अमाउंट से बेंड करेगी? दिस वुड बी योर नॉर्मल के साथ जो एंगल, दैट इज़ योर रिफ्रैक्टेड एंगल मार्क्ड एज 25। इफ़ आई कुड जूम इन, ठीक है। देखो हुआ क्या है, इनिशियली इंसिडेंट रे आई है ऑरेंज कलर की, ग्लास को हिट किया है एंड ग्रीन कलर की ग्लास के अंदर जा रही है, ठीक है। दिस इज़ योर रिफ्रैक्टेड रे, ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली आपकी इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे का एंगल किस तरह निकलेगा? इंसिडेंट रे का एंगल निकलेगा विद द नॉर्मल, जो ये आ रहा है हमारे पास 40। रिफ्रैक्टेड रे का एंगल किस तरह निकलेगा? नॉर्मल के साथ जो ये ग्रीन एंगल बना रहा है दैट इज़ 25, ठीक है। तो दोनों एंगल्स आ गए, साइन आई भी आ गया हमारे पास और साइन आई आर भी आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें आई भी पता है, आर भी पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल आएगा, बिल्कुल इजीली निकल आएगा। सो लेट्स सी द स्टेप्स दैट वी फॉलो देन, ठीक है। n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आई आपको पता था कि 40 है, साइन आर 25 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या आ गया? 1.5, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव टू द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये सारी आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। यू विल हैव टू लर्न दिस।
यू विल हैव टू लर्न दिस, ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग, मतलब एक दफ़ा इंस्टेड कंडक्ट करने के ये एक्सपेरिमेंट आप 4-5 दफ़ा कंडक्ट करो, ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाएंगी 5 to 6 वैल्यूज़ ऑफ आई एंड आर, ठीक है। उससे फिर आप क्या करो 5 to 6 वैल्यूज़ ऑफ आई एंड आर से आप साइन आई और साइन आर का कर्व बना लो, ठीक है, ग्राफ बना लो इस तरह का। देन उस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल के आप एन निकाल लो। इससे क्या होगा कि आपका जो एरर आ रहा होगा विद 1 रीडिंग वुड एवरेज आउट ऑन 5 to 6 रीडिंग्स। करना क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट को 5 to 6 दफ़ा कंडक्ट करना है और 5 to 6 आई एंड आर की रीडिंग्स लेनी है। उसके बाद साइन आई वर्सेस साइन आर का ग्राफ बनाना है और उसका ग्रेडियंट निकाल के यू कुड गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। So this concludes the refractive index का topic. Now let's move on to our next topic, that is critical angle and total internal reflection, ठीक है। So let's move on to a topic critical angle. Whenever a ray of light, सही है, जब भी ray of light dense medium से for example glass एक एयर में मूव करती है तो क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है यार। अब अगर ये भी आप लोगों को याद नहीं है so that's disappointing. डेंस से लेस डेंस में जाती है तो क्या होता है, does anyone remember? बेंडिंग होती है, लेकिन किस तरफ होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। देखो डेंस ग्लास से लेस डेंस एयर में जा रही है तो क्या होती है, बेंडिंग होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लेट्स सी क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। जब क्रिटिकल एंगल में लेस डेंस से डेंस में जा रही, और डेंस से लेस डेंस में जा रही होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एज आई इंक्रीजेज इंसिडेंट एंगल इंक्रीजेज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ये हमें कैसे पता चला है, ये हमें पता है जो हमने ग्राफ बनाए थे इसके आई साइन आई और साइन आर से, ठीक है। जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आर इंक्रीज करेगा। एट सम पॉइंट आई इतना बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 हो जाएगा। एट दिस पॉइंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेट टू बी द क्रिटिकल एंगल। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इज डोनेटेड बाय कैपिटल सी। एक ये बात याद रखो और ये 3 पॉइंट्स याद रखो कि किस तरह क्रिटिकल एंगल पे हम पहुँचे, ठीक है। किस तरह पहुँचे, जैसे ही रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाएगी इट विल स्टार्ट टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। एट वन पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना इंक्रीज कर जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c। ये जो c है वो आपका क्रिटिकल एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऊपर पहले काफ़ी दफ़ा निकाल चुके हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम डायग्राम्स। देखो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रहा है क्योंकि डेंस से आप लेस डेंस मीडियम में जा रहे हो, ठीक है। जितना जितना आप आई जो है वो इंक्रीज़ करते जाओगे, इधर जितना जितना आई इंक्रीज़ करते जाओगे आर उतना उतना इंक्रीज़ करता जाएगा। एट वन पॉइंट आर आपका आई इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि आर वुड इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो आर है देखो अब ये इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है, तो इस आई को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर अप टिल नाउ, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेकर बेसिकली हमने क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c। अब हमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ गिवन है, सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। सही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन एज दिस। यूज दिस इन्फो टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। इजीली हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, आप क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला में डालो आपके पास आ जाएगा, सिंपल 42 डिग्री। अब एक और आपको डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। सिंपल आपने 1.7 रखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह, आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है, सिंपल आपने साइन इनवर्स करके निकाल लिया, दैट इज योर वैल्यू ऑफ 36 डिग्री। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ग्लास का 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था तो उसका जो क्रिटिकल एंगल था, लेट मी इरेज दिस, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज 1.5 तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या था, इसका क्रिटिकल एंगल था 42 डिग्री। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.7, उसका क्रिटिकल एंगल क्या था 36 डिग्री। तो जैसे जैसे क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है क्रिटिकल एंगल कम हो रहा है। तो व्हाट डज दिस टेल यू, दिस टेल यू दैट क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल,
ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे 1.5 से हम 1.7 पे गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बढ़ गया, लेकिन क्रिटिकल एंगल हमारा कम हो गया। सो दिस टेल्स यू कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, नोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल, द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द स्मॉलर द क्रिटिकल एंगल। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी गिवन है ज़रा सी, तो वो भी देख लो। फॉर दिस कंडीशन टू अराइज द रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंस मीडियम टू लेस डेंस मीडियम। वेन एवर, जब भी एग्जाम में क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आएगी, अगर आपने डेंस मीडियम से लेस डेंस नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री और व्हेन द रिफ्रैक्टिव रे ट्रैवल्स अलोंग द बाउंड्री, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। सिंपल स्टफ। इसमें कुछ भी सवाल हो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अगर अभी आपने पढ़ा कि जब यहाँ पे आपने पढ़ा कि इंसिडेंस एंगल को इतना बढ़ा दो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज फर्दर, अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दो, एल आई इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे पढ़ भी लो, सच दैट इट नाउ बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज, क्योंकि आई भी इंक्रीज करेगा विद आर। ठीक है, जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आर इंक्रीज करेगा। हैंस इट विल कॉज द रिफ्रैक्टेड रे जो भी है वो वापस अंदर आ जाएगी सेम मीडियम के। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, लेकिन अगर आप इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दो तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी इतना बढ़ जाएगा कि रे वापस मीडियम में आ जाएगी, और इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट्स सी एन एग्जांपल। ये देखो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है उसमें एंगल जो है इंसिडेंस वाला क्रिटिकल एंगल से कम है, तो क्या हो रहा है, बेसिकली सिंपल रिफ्रैक्शन हो रही है, रे आ रही है, ठीक है, और यहाँ से यूँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। अब जो पिंक वाली रे है दैट इज़ व्हेन योर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो क्या हुआ, रे आई इंसिडेंट और फिर जाके ये 90 डिग्री हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दो तो क्या होगा, तो ब्लू वाला केस होगा, तो क्या होगा, रे आएगी इंसिडेंट एंड इट विल हिट विद एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल और फिर रिवर्स हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर यहाँ पे। और एक और बात, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये जो एंगल होगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लेट मी राइट इट क्लियरली, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लोगे ना ग्रेटर देन क्रिटिकल, दैट वुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन क्रिटिकल, दैट वुड बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब स्टडी कर लेते हैं टू डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है वो हर एंगल पे अकर करती है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ कब अकर करती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सिंपल। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रे को डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाने की ज़रूरत है, हालांकि रिफ्लेक्शन में यू ओनली नीड वन मीडियम। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस पढ़े हमने रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्लेक्शन कैन अकर एट एनी पॉइंट, एनी एंगल, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वी नीड एंगल ऑफ इंसिडेंस टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ऑल्सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रे जो है डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जा रही है, जबकि रिफ्लेक्शन में हमें कोई चेंज इन मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इन द केस फॉर अ सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक। ठीक है, एक सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक हमें गिवन है, उसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चाहिए और हमें ये पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या होता है। अब हम एक काम करते हैं,
कि हम ड्रॉ करते हैं एक सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक, ठीक है, रख के उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेबल द एजेस एंड ए एंड बी। हम मार्क कर लेते हैं मिड पॉइंट एज एम और यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक रे बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री, 34 और 35 डिग्री पे बारी बारी करके लाइट जो है स्प्रेड करते हैं और देखते हैं किस डिग्री पे लाइट जो है हमारी आई की तरफ आती है, जो कि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में है विद द सरफेस। सो लेट्स सी द स्टेप्स इन क्वाइट डिटेल। ये तो मैंने सब आपको ओवरव्यू बताया। नाउ कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस रेंजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 35 डिग्री, यही हमने बना दी, ठीक है। पोजिशन योर आई अलॉन्ग द बाउंड्री, ठीक है, ये भी हमने कर दिया, चेक मार्क, ठीक है। Place a ray box on the first incident ray and keep changing the position of the ray box until the refracted ray travels along the boundary to meet the eye. रे बॉक्स की पोजीशन आप 1 2 3 4 5 6 रेज के बीच में चेंज करते रहो until and unless जो रे ऑफ लाइट है आपकी आई में आके लगे, ठीक है। सो until and, ठीक है, द करस्पॉन्डिंग एंगल एट विच, जिस एंगल पे जो आई की रे है आपकी आई में आके हिट करेगी, दैट वुड बी द एंगल फॉर द क्रिटिकल एंगल, सही है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन कि यूज़ क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ तो ली कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा आपका इंसिडेंट एंगल तब होगी, लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होती है, ठीक है। अब फाइबर केबल क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ बेसिकली अ ट्यूब कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ग्लास, और उस ट्यूब के सराउंडिंग में एक मटेरियल होता है विच इज़ क्लैडिंग। क्लैडिंग प्रिवेंट करती है बेसिकली लाइट को escape करने से फ्रॉम द ट्यूब। बेसिकली इफ़ आई वॉन्ट टू बी सीरियस विथ यू गाइज, this is all to be rectified. There is nothing technical in this, so you will have to either memorize it or rephrase it in exams, but I will still explain the concept. लेकिन ये basically रट्टा मारने का ये जो आखिर वाली चीज़ है ना वो सारी, जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है फाइबर ऑप्टिक केबल में एट एन एंगल, ठीक है, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इट परफॉर्म्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है कि जो रे ऑफ लाइट है उसका क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास कितना है? I इज़ इक्वल टू 42 डिग्री। ऊपर हमने देखा था, देखो यहाँ पे हमने क्रिटिकल एंगल निकाला था ग्लास का 42 डिग्री, ये रहा। अब अगर इससे ग्रेटर अगर लाइट एंगल पे हिट करोगे इन ग्लास तो इट विल परफॉर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि यहाँ पे हो रही है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते करते लाइट वन एंड से एंटर हो रही है और सेकेंड एंड से एग्जिट हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई द एंगल हियर इज 60 डिग्री ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। Hence from the diagrams, light ray enters optical fiber from one side and exits from the opposite side, ठीक है। अगर कभी भी क्रिटिकल एंगल से लेस हो जाता है आपका इंसिडेंट एंगल तो जो है आपकी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, एंड देन क्लैडिंग आपके काम आएगी टू प्रिवेंट लाइट का लॉस, ठीक है। अब जो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आर बेसिकली अ रट्टोफाई स्टफ, सो यू कैन गो थ्रू इट, रीफ्रेज इट इन योर एग्जाम्स, और अगर रट्टा लगाना है तो रट्टा लगाओ, बट डू रिमेंबर दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभार आ जाते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ ऑप्टिकल फाइबर के, तो डू लर्न दीज, देयर आर ओनली 5 ऑफ इट। और अगर इस चैप्टर में कोई भी मसला है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।